वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। तो बोरिंग कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आईएस 23 में बोरिंग कॉस्ट को डिफाइन किया गया है कि बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट के अलावा भी ऐसी कॉस्ट हो सकती हैं जिन्हें बोरिंग कॉस्ट समझा जाए। बोरिंग कॉस्ट के लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है वो कॉस्ट जो बोरिंग की वजह से राइज हों, और यही इसकी डेफिनेशन है। Borrowing costs are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds। यानी borrowing of funds की वजह से जो कॉस्ट लग रही हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो अदर कॉस्ट हो, वो बोरिंग कॉस्ट होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इफेक्टिव बेसिस पर हो। इफेक्टिव बेसिस से मुराद ये है कि जो कंपाउंड बेसिस पर हो। अगर आपने कोई इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट जो की है वो डिफरेंट है, और जो एग्जैक्ट इंटरेस्ट है जो एक्सपेंस बन रहा है आपका प्रॉफिट और लॉस में वो डिफरेंट बनता है, तो फिर आपने उसको इफेक्टिव वाले को लेना है, कैश पेड वाली अमाउंट को कंसीडर नहीं करना। उसके बाद है इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लाइबिलिटीज। तो लीज लाइबिलिटीज भी लोन की तरह रिकॉर्ड होती हैं, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे ऑफ हो रहा होता है, अगर वो भी इंटरेस्ट और लोन के ऊपर लग रहा है, तो वो बोरिंग का ही इंटरेस्ट ही कंसीडर होगा और वो भी बोरिंग कॉस्ट होगी। इसी तरह एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट एडजस्टमेंट राइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग। तो अगर आपने किसी फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, तो जब आप लोन वापस करते हैं, एक तो तब का इम्पैक्ट है कि आपको रेट के चेंज होने की वजह से कुछ कम या ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं एक बोरिंग के ऊपर, तो वो भी जितना इंटरेस्ट पहले ड्यू हुआ होता है, उसके बाद जब उसकी पेमेंट हो रही होती है तो उसमें एडजस्टमेंट आती है, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी। और इसी तरीके से इंटरेस्ट के अलावा जैसे लोन प्रोसेसिंग फ़ी, कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस जो बोरिंग से रिलेटेड हों, तो वो भी बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। इसके बाद एक्सक्लूजन्स, यानी वो कॉस्ट जो बोरिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं होंगी, तो वो आईएस 23 डिस्कस करता है कि स्टैंडर्ड एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ डील नहीं करेगा। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है कि जो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो हमारी वो पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली मींस कि वो रिटर्न जो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम प्रोवाइड करें, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पर्सन अपने बिजनेस में जब इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो वो ये कहता है कि अगर ये पैसे मैंने खुद इन्वेस्ट ना किए होते और लोन के तौर पे बिजनेस को दिए होते, तो मुझे कितने पैसे इस बिजनेस से मिलते। तो वो कह लें कि एक एज्यूम्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एज्यूम्ड जो है वो कॉस्ट होती है कि ये कैपिटल वाले पैसे भी अगर बोरिंग होते तो फिर ये क्या होता है। तो ये क्योंकि जब आप उसको इक्विटी क्लासीफाई नहीं कर रहे, इक्विटी क्लासीफाई कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्लासीफाई नहीं कर रहे, तो जो चीज़ लाइबिलिटी नहीं है वो बोरिंग नहीं है, और बोरिंग नहीं है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो डिविडेंड हम पे करते हैं इक्विटी होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो बोरिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं होगी। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारा बोरिंग कॉस्ट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने समझना है क्वालिफाइंग एसेट का, और यही दो मेन डेफिनेशन है आईएस 23 की, बोरिंग कॉस्ट एंड क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड में गिवन है, दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट इन एन एसेट दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब इससे, इस डेफिनेशन से जो हमें पॉइंट्स पता चलते हैं, एक तो ये कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए उस एसेट को लाजमी, किस चीज़ के लिए, कि उसे यूज़ किया जाए या उसे सेल किया जाए। यूज़ और सेल से ये बात पता चलती है कि यूज़ का मतलब ये है कि ये एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी हो सकता है, ये इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, और सेल से ये बात पता चलती है कि ये एसेट इन्वेंट्री भी हो सकती है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं किया गया, तो ये एक मैटर ऑफ जजमेंट है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, वो ये अकाउंटेंट्स, वो ये कहते हैं कि जी 1 ईयर का टाइम जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वंस अगेन ये जजमेंट का इशू है। टिपिकली 3 मंथ्स और अबव का टाइम भी कुछ जगहों पे एंटिटीज़ की कैलकुलेशन के अंदर वो इसको बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के लिए ट्रीट कर लेती हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट आप अपने जहन में रखेंगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सब्सटेंशियल किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, सब्सटेंशियल इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि उस पीरियड का इंटरेस्ट क्या इतना है कि वो एक मटेरियल अमाउंट बन जाए। तो टिपिकली 3 महीने का इंटरेस्ट भी काफ़ी मटेरियल अमाउंट बन सकती है, तो 3 मंथ्स और अबव एक हम ले सकते हैं। लेकिन ये सारा जजमेंट बेस्ड है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट जो है ना 3 मंथ्स होंगे तो आपने लेना है, और 1 ईयर होगा तो एग्जैक्टली आपने लेना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट। स्टैंडर्ड ने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को जो है प्रेस्क्राइब नहीं किया। एग्जाम्पल्स क्वालिफाइंग एसेट की अगर हम देखते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस,
मुख्तलिफ क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्रीज क्वालिफाइंग एसेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ऐसी इन्वेंट्रीज जो फॉरन रेडी हो जाती हैं वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ऐसी इन्वेंट्रीज जो लाजमी तौर पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती हैं वो क्वालिफाइंग एसेट है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आप परचेज करते हैं तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, अगर आप एक ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ थी उनको परचेज कर लेते हैं तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो जाहिर बात है आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट होगा। इंटेंजिबल एसेट, जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी परचेज कर लेते हैं, उसका पेटेंट या कॉपीराइट किसी एसेट का, तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट जो है क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। लेकिन अगर सब आप खुद एक डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड इट टेक्स लाइक 2-3 ईयर्स, और उस दौरान जो आपकी एसेट जो बन रहा है वो क्वालिफाइंग एसेट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ऐसी लैंड और बिल्डिंग को कहते हैं जो हमने रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी वंस अगेन, अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक टाइम लग रहा है और वो फिर क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट होगा। बेरर प्लांट्स बायोलॉजिकल एसेट्स को कहते हैं, यानी ऐसे पौधों को कहते हैं जो एक सर्टन कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो वो IS-16 में डील किए जाते हैं। वैसे इसका जो मेन स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट का दैट इज IS-41। तो IS-16 के मुताबिक जब बेरर प्लांट्स होते हैं, तो अगर बेरर प्लांट्स को बनाने में भी आप कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट होंगे। अब कुछ एक्सक्लूजन्स डिस्कस करते हैं, यानी जो चीज़ें स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा है कि इन्हें क्वालिफाइंग एसेट नहीं समझना। तो फाइनेंशियल एसेट यानी कैश और इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते। इसी तरह ऐसी इन्वेंट्रीज जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होती हैं लार्ज क्वांटिटीज रेपिटेटिव बेसिस पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो ऐसी इन्वेंट्रीज को भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहेंगे। ऐसे एसेट्स जो आप फॉरन रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हों, यानी जब आप उन्हें एक्वायर करते हैं तभी वो आगे सेल कर सकते हैं। आपने एयर कंडीशनर परचेज किया, आप फॉरन उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली बेशक आप यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगा दें, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो वो रेडी फॉर यूज़ हैं। एक्चुअल यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडी फॉर यूज़ होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक एसेट ऐसा है जो जैसे एक्वायर करेंगे तो वो रेडी फॉर यूज़ होगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। और ऐसे एसेट्स जो बाय अदरवाइज क्वालिफाइंग एसेट हों, लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू पे मैयर हो रहे हैं तो उन पर IS-23 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि IS-23 जो है वो कॉस्ट मैयर करने के लिए यूज़ होता है, और जो एसेट फेयर वैल्यू पे शो हो रहे होंगे उन पर जो है क्वालिफाइंग एसेट की ये डेफिनेशन और स्टैंडर्ड का स्कोप हम अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। अब एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसेट क्वालिफाइंग एसेट है और कौन सा एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट्स। तो सबसे पहला सिनेरियो है कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर गवर्नमेंट विच विल टेक 6 years टू कंप्लीट। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक इन्वेंट्री है, लेकिन इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो ये एक क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट होगा। सेकंड सिनेरियो है अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बीइंग मेड बाय एन एंटिटी हु मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 10,000 to 12,000 यूनिट्स एवरी मंथ। तो जितना भी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हो, अगर आप हर महीने इतनी लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये फिर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं लग रहा इनको बनाने के लिए, तो ये इन्हें क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। थर्ड सिनेरियो है पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, इट मे टेक 10 months टू कंप्लीट दिस। 10 months जो हैं वो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, और इस वजह से इनको क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट किया जाएगा। एन इक्विपमेंट परचेज बाय एक्स लिमिटेड, द इक्विपमेंट में बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज डिलीवर्ड। तो फॉरन यूज किया जा सकता है, तो इसका मतलब है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो इसके लिए जरूरी नहीं है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन फॉर हिम विच विल टेक 11 months एट द लीस्ट, कम अज कम 11 months लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो इट शोज के सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है इसको बनाने में। अब बेशक ये इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। एंड लास्ट सिनेरियो, एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच विल टेक 8 months टू कंप्लीट। वंस अगेन जो कंस्ट्रक्शन है वो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में जाकर कंप्लीट होगी। 8 months के अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी काफ़ी कह लें कि मटीरियल होगी, एंड फॉर दैट रीजन इट वुड बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग एसेट। फर्दर कुछ पॉइंट्स जो IS-23 में मेंशन है। स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड ये है कि IS-23 तब अप्लाई किया जाता है जब एक एंटिटी अकाउंटिंग कर रही हो फॉर बोरिंग कॉस्ट। और बोरिंग कॉस्ट के लिए जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, यानी वो बोरिंग कॉस्ट जिनका ताल्लुक क्वालिफाइंग एसेट से है उनको एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देना है।
और बाकी बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस बना देना है। तो ये जो कोर प्रिंसिपल है ये बेसिकली रिकग्निशन का प्रिंसिपल कहलाता है कि आपने बोरिंग कॉस्ट को एसेट बनाना है या आपने बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इस टॉपिक पर वो इस एरिया को डिटेल में कवर करेगी विद कैलकुलेशंस। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हम रिकग्निशन के इश्यूज़ को कवर करेंगे। तो रिकग्निशन के जो रूल्स हैं बोरिंग कॉस्ट के वो बेसिकली दो एरियाज में जाते हैं। नंबर वन, अगर बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर हम उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। कैपिटलाइज का वर्ड निकला ही कैपिटल एक्सपेंडिचर से है, यानी फिर बोरिंग कॉस्ट को एसेट का हिस्सा बना देते हैं, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा जो अदर बोरिंग कॉस्ट हमारी लगती हैं उनको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द पीरियड इन विच दैट एक्सपेंस इज इनकर्ड। अब जो अमाउंट हम कैपिटलाइज करते हैं उस कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं कि सच बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हेन। तो पहली कंडीशन तो ये है कि प्रोबेबल होना चाहिए कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। तो ये किसी भी एसेट के लिए ये क्राइटेरिया होता है। और दूसरा, द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो तमाम एसेट्स की कैपिटलाइजेशन के लिए या एसेट्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये दो टिपिकल क्राइटेरिया हैं। समटाइम इससे ज़्यादा क्राइटेरिया भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये दो रिक्वायरमेंट्स तो तकरीबन हर एसेट के लिए स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है। अब बोरिंग कॉस्ट की जब रिकग्निशन होती है तो उसके दो तरह के रूल स्टैंडर्ड में डिस्कस होते हैं। एक वो जब बोरिंग हमारे पास स्पेसिफिक हो, और दूसरा वो जब हमारे पास बोरिंग जनरल हो। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्पेसिफिक बोरिंग ऐसी बोरिंग को कहते हैं जब हमने किसी एक ख़ास पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग की हो कि उसको ही फंड करने के लिए हमने एक बोरिंग लिया, तो वो स्पेसिफिक बोरिंग है। और जनरल बोरिंग होती है कि हम क्वालिफाइंग एसेट पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं, और क्वालिफाइंग एसेट के अलावा जो दूसरे बिजनेस के पर्पजेज हैं जैसे सैलरीज, वर्किंग कैपिटल और अदरवाइज जो दूसरे एसेट्स की परचेज वगैरह है, तो उनको फाइनेंस करने के लिए, यानी मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए जब एक बोरिंग यूज़ हो रही है तो वो जनरल बोरिंग कहलाती है। तो यहां पर एक टर्म यूज हुई है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है कि बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड। यानी ऐसी कॉस्ट के अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट पर एक्सपेंडिचर ना किया होता तो वो कॉस्ट भी ना लगती, तो फिर हम कहेंगे कि ये वो बोरिंग कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट है। ये कॉस्ट बाजुकात आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, खास तौर पे जहां पर हमारी स्पेसिफिक बोरिंग हो। तो when funds are specifically borrowed for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs that directly relate to that qualifying asset can be readily identified. But sometimes we need to exercise judgment, और क्योंकि डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि एक बोरिंग में और एक क्वालिफाइंग एसेट में क्या रिलेशनशिप है या नहीं है, तो एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ज़रूरी हो सकती है, खासतौर पे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है कोऑर्डिनेट होती है सेंट्रली। जैसे ग्रुप है तो और उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, और वो जो ग्रुप की पेरेंट कंपनी है वो सारों के फंड्स और लोन्स को मैनेज करती है। तो फिर डिफरेंट जगहों पे पैसे यूज़ हो रहे हैं, लोन एक कंपनी ने लिया हुआ है, यूज़ दूसरी कंपनी कर रही है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या जहाँ पर एक से ज़्यादा बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू हुए हों, किसी का रेट 10% है, किसी का 8% है, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म है, और उन सबको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से जो हैं एवरेज में यूज़ करने चाहिए। और एक तब जब लोन्स डिनोमिनेटेड हों फॉरेन करेंसीज में, तो तब भी थोड़ा सा एक्सचेंज रेट की वजह से कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती हैं, और एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट देखना पड़ता है कि क्या बोरिंग किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती है या नहीं करती। अगर रिलेट करती होगी तो फिर कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो अब हम आते हैं जी स्पेसिफिक बोरिंग की तरफ। स्पेसिफिक बोरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि फंड्स बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, यानी हमने एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो स्पेसिफिकली फंड्स बोरो किए हैं वो हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है। इनकी जो अमाउंट कैलकुलेट की जाती है कैपिटलाइजेशन के लिए
वो इस तरह कैलकुलेट होती है, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें से आपने लेस कर देना है एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरिंग। तो बाज़ हमारे सारे के सारे पैसे जो हैं वो फ़ौरन नहीं लग जाते, उनमें से कुछ पैसे हमारे पास पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 मिलियन की एक स्पेसिफिक बोरिंग की, लेकिन शुरू में ही हमें 100 मिलियन की कंस्ट्रक्शन पे पैसे नहीं लगाने थे, शुरू में हमें 70 मिलियन लगाने थे, फिर 30 मिलियन जो हैं हमारे पास बचे हुए थे, तो 2 महीने के बाद वो लगने थे, तो 2 महीने के लिए हमने उनको टेम्परली इन्वेस्ट कर दिया। उस पर जो कुछ इनकम आ गई वो इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो इसमें से हम लेस कर देंगे, और जो नेट अमाउंट होगी उसको हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इलस्ट्रेटिव नेचर की, कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। लेट्स से कि 8 मिलियन का लोन है, 10% उस पर इंटरेस्ट रेट है, और 12 मंथ पूरे जनवरी टू दिसंबर वो हमारा यूज़ हुआ, तो हमारा 800,000 का इंटरेस्ट बनेगा जो हमने लोन पर पे करना है। लेकिन उसमें से 3 मिलियन जो हैं वो हमारे पास 6 मंथ के लिए अवेलेबल थे, और हमने 7% पर टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिए थे, तो उस पर हमें 105,000 की इनकम भी हो गई। तो हम पूरे 800,000 को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि जो हम नेट अमाउंट है 695,000 की, इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट भी स्टैंडर्ड डिस्कस करता है कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बाज़ात ऐसे होते हैं कि जो फंड्स हैं वो हमारे बाज़ात फ़ौरन यूज़ नहीं हो रहे होते एक एसेट के ऊपर, और ऐसे में जो फंड्स को टेम्परेली इन्वेस्ट कर दिया जाता है जब तक कि उनके एक्सपेंडिचर ना आए, और जब अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी होती हैं तो फिर इनको डिडक्ट किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर डिडक्ट किया। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं स्पेसिफिक बोरिंग पर। Up Limited borrowed a loan of rupees 10 million from Down Bank on 15% per month for constructing its power generation facilities. The loan was received on Feb 1, 2011. Up Limited paid rupees 3 million to contractor immediately, but remaining 7 million were paid to the contractor on March 1, 2011. तो एक 3 मिलियन फ़ौरन दे दिए और 7 मिलियन जो है 1 मंथ के बाद दिए। द रिमेनिंग 7 मिलियन were temporarily invested in a saving account at 9% per annum. Up Limited has year end of 31st December. As on December 31, 2011, the construction is still in process and the loan is also outstanding. रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें बोरिंग कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज होगी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011। सो आंसर की तरफ आते हैं, तो जो बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है उसमें जो हमारी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी हैव अ लोन ऑफ 10 मिलियन, उस पर रेट जो है वो 15% है, और फेब से लोन लिया है, और फेब से लेकर दिसंबर तक का मतलब है कि हमारा जो टाइम है दैट इज़ 11 मंथ्स। तो 10 मिलियन 15% 11 मंथ्स, हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,375,000। अब जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 7 मिलियन की, और वो 1 मंथ के टाइम के लिए हुई है, क्योंकि हमारे पास इतने टाइम के लिए ये पैसे जो है एक्सेस में थे, और 9% के रेट पे। तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है दैट इज 7 मिलियन 9% पर जस्ट फॉर 1 मंथ, तो 52,500 का हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। तो जो नेट अमाउंट है वो हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज 1,322,500। अब आते हैं जी दूसरी टाइप ऑफ बोरिंग की तरफ, दैट इज जर्नल बोरिंग। और जर्नल बोरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो फंड जो बोरो किए जाते हैं जर्नली एंड एंटिटी यूज़ करती है उनको फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन उन फंड्स को एंटिटी दूसरे मकासद के लिए भी यूज़ कर रही होती है, यानी जो टोटल लोन है उसका कुछ पोर्शन क्वालिफाइंग एसेट पर यूज़ किया जा रहा होता है और बाकी पोर्शन दूसरे कामों पर भी यूज़ किया जा रहा होता है। इसके लिए जो हमारी कैलकुलेशन का वे होता है वो सिंपली हम एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटलाइजेशन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अमाउंट होगी वो हमने कैपिटलाइज करनी होगी। अब जो इसको अगर एक हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देख लें, तो लेट्स से कि आपने क्वालिफाइंग एसेट पर 6 मिलियन लगाया और कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 10.67% था, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 640,200, जिसको आपने कैपिटलाइज करना है एसेट की कॉस्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है ये क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन रेट जो है दैट इज वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट रेट रिलेटेड टू द बोरिंग ऑफ द एंटिटी अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग, यानी स्पेसिफिक बोरिंग को नहीं लेते, बाकी बोरिंग्स को लेते हैं। तो आपने जो बोरिंग कॉस्ट लगी है और जो आपकी वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स हैं, जनरल बोरिंग स्पेसिफिक नहीं लेना, तो जो आपके पास रेट आएगा वो आपका कैपिटलाइजेशन रेट होगा। लेट्स से कि अगर एक एंटिटी के पास एक लोन है 10 मिलियन का 10% पर और दूसरा लोन है 5 मिलियन का 12% पर, तो दोनों का इंटरेस्ट ले लेंगे आप, और उसको नीचे जो है आप लेंगे डिनोमिनेटर में 10 मिलियन एंड 5 मिलियन, तो आपके पास जो एवरेज रेट आएगा दैट इज़ योर कैपिटलाइजेशन रेट, और जो आपने
एक्सपेंडिचर के ऊपर अप्लाई करना है ताकि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट हो जाए। सो इसमें स्टैंडर्ड ये पॉइंट भी डिस्कस करता है कि द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट एन एंटिटी कैपिटलाइजेज ड्यूरिंग अ पीरियड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इट इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। और अगर रेट प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो वो एक्सीड करता ही नहीं है, मिस्टेक होगी तो ये एक्सीड कर रहा होगा। फर्दर स्टैंडर्ड ग्रुप सिचुएशन में गाइड करता है कि बाज़ कुछ पेरेंट और सब्सिडरी कंपनीज अपनी बोरिंग्स को कंबाइन लेकर चल रही होती हैं और समटाइम अलग अलग लेकर चल रही होती हैं। तो इन सम सर्कमस्टांसेज इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड ऑल बोरिंग्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरीज व्हेन कंप्यूटिंग अ वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। यानी एक ग्रुप कंपनीज हैं, उसमें पेरेंट के भी लोन्स हैं, सब्सिडरी के भी लोन्स हैं, तो सबकी कंबाइन एवरेज ले ली जाए। और जबकि कुछ सर्कमस्टांसेज में ये अप्रोप्रिएट हो सकता है कि हर सब्सिडरी जो है वो अपने लिए अलग वेटेड एवरेज कैलकुलेट करे। तो ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा? ये डिपेंड इस चीज़ पर करेगा कि अगर तो एक ग्रुप इस तरीके से ऑपरेट होता है कि वहाँ पे सारी जो एंटिटीज़ हैं उनकी बोरिंग्स कंबाइन की जाती हैं और सेंट्रली मैनेज होती हैं, तो फिर तो आप उनको कंबाइन कर दें और एक कंबाइन वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर ऐसा है कि हर जो पेरेंट और सब्सिडरी जो हैं वो अपने अलग अलग लोन मेंटेन करती हैं और ऑटोनोमस हैं, और उसमें वो जो है उनकी जो बोरिंग्स हैं वो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सेपरेटली हर कंपनी की अलग अलग डील होती हैं, तो फिर उनको कंबाइन नहीं करना चाहिए और फिर हर सब्सिडरी के लिए आपको सेपरेट वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी चाहिए। तो जनरल बोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन रेट को कैलकुलेट करना। इसको एक एग्जाम्पल पे रिफ्लेक्ट करते हैं। Sika Sports Limited is constructing a stadium for last some years. During the year ended 31st December 2011, it has incurred the following expenditures. तो अप्रैल 30, 2011 को 2.5 मिलियन का एक्सपेंडिचर लगाया है। जुलाई 31, 2011 को 2.3 मिलियन का एक्सपेंडिचर लगाया। No specific loan was borrowed for the construction. Rather, general pool of fund was used. The following loans are outstanding. सो एक लोन है जी लोन फ्रॉम FBL एट 12% आउटस्टैंडिंग सिंस बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये 5 मिलियन का लोन है। दूसरा लोन BAH से है एट 14%, ये भी बिगिनिंग ऑफ ईयर से आउटस्टैंडिंग है और 10 मिलियन इसकी अमाउंट है। और लोन फ्रॉम BAF एट 16%, ये आउटस्टैंडिंग है सिंस 1 सितंबर 2011, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया गया है और ये 750,000 का लोन है। तो ये तीन लोन्स जो हैं इनमें से पूल यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करना है जो इस ईयर में लगी है। सो हम अपना आंसर जब कैलकुलेट करते हैं तो बोरिंग कॉस्ट टू भी कैपिटलाइज हमने कैलकुलेट करनी है, बट ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है कैपिटलाइजेशन रेट भी चाहिए होगा। सो कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन है तो 5 मिलियन का लोन ये वाला और इसका रेट 12%, और ये पूरे साल क्योंकि आउटस्टैंडिंग रहा है तो ये पूरे साल का हमने ले लिया। सेकंड लोन 10 मिलियन का 14% पर, और थर्ड लोन 750,000 का 16% पर, और क्योंकि ये सितंबर से दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रहा है तो इस पर 4 मंथ्स का इफेक्ट लेंगे हम सिर्फ। तो वेट हमने लिया इसका 4/12। इसके बाद जो है डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमने करना है जी बोरिंग से। तो बोरिंग से जब हम डिवाइड करेंगे तो यही 5 मिलियन, 10 मिलियन और 750,000 को 4 मंथ के वेट के हिसाब से लेंगे। तो इंटरेस्ट जब 4 मंथ का लिया है तो जो बोरिंग है वो भी 4 मंथ की लेंगे। तो ये वेट का कॉन्सेप्ट है और हमारे पास इस तरह से रेट कैलकुलेट हो जाता है 13.38%। अब हमारा जो पहला एक्सपेंडिचर है वो 2.5 मिलियन का है और ये अप्रैल एंड पर हुआ है, तो इसका मतलब है कि मई 1 से लेके दिसंबर तक हमारे पास जो टाइम पीरियड बनता है वो 8 मंथ्स का बनता है। तो हमारी कैलकुलेशन में 2.5 मिलियन, कैपिटलाइजेशन रेट 13.38% और 8 मंथ्स के टाइम पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 223,000। दूसरा एक्सपेंडिचर हमारा जुलाई 31 को हुआ है 2.3 मिलियन का और जुलाई एंड पर हो रहा है, तो हम अगस्त से काउंट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये 5 मंथ्स का टाइम बनता है। सो ₹2.3 मिलियन, 13.38 कैपिटलाइजेशन रेट, 5 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहा तो 128,225, और इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे तो दैट इज 351,225। ये अमाउंट है जो हमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज करनी चाहिए। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड ये भी डिस्कस करता है कि हमने प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो बोरिंग कॉस्ट जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाती है तो हमें प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है कि चेक किया जाता है कि क्या कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर रही है। अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर रही हो
तो IAS 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर देंगे। या इसी तरीके से अगर आपने इन्वेंट्री आपका क्वालिफाइंग एसेट है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है और वो उसकी NRV से एक्सीड कर रही है, तो राइट डाउन ऑफ टू NRV कर देंगे एज पर IAS 2। और बाज़ ये होता है कि बाद में सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और एक जो राइट डाउन है या राइट ऑफ है उसको रिटर्न बैक करना पड़ता है, यानी रिवर्स करना पड़ता है। तो रिवर्स करना पड़े तो आप रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस IAS 36 के रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं, या रिवर्सल ऑफ राइट डाउन टू NRV जो ऑफ इन्वेंट्री कर सकते हैं IAS 2 के मुताबिक। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ओकाडा इंजीनियरिंग। ऑन 1 जनवरी 2016 ओकाडा इंजीनियरिंग issued a bond to raise rupees 25 million to fund a capital project which will take 3 years to complete। तो इसका मतलब है कि 3 इयर्स का टाइम ऑब्वियसली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है और बॉन्ड रेज करके जो है बोरिंग रेज की जा रही है, तो 25 मिलियन की जो ये फंड्स हैं इनके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो बोरिंग कॉस्ट होगी। अमाउंट्स नॉट येट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट आर इन्वेस्टेड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि स्पेसिफिकली ये फंड रेज किया गया है तो ये एक स्पेसिफिक बोरिंग है और इसमें से जो पैसे बच जाएंगे उनको टेम्परेरी बेसिस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2016, यानी जो फर्स्ट ईयर एंड हुआ, ओकाडा इंजीनियरिंग स्पेंड ₹9 मिलियन ऑन द प्रोजेक्ट। तो 9 मिलियन प्रोजेक्ट पर जो है वो लगे। द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड, अब कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड का बेसिकली मतलब है इंटरेस्ट, वो ₹1,250,000 की हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड द कंपनी वॉज एबल टू अर्न ₹780,000 थ्रू द टेम्परेरी री इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड। तो जो पैसे उन्होंने टेम्परेरी इन्वेस्ट किए उससे उन्हें 780,000 मिल गए। तो इस क्वेश्चन में रेट्स वगैरह नहीं गिवन और डायरेक्ट अमाउंट्स गिवन है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेशंस हैं कि एडिशंस बताने इन द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो आंसर में हम एडिशंस टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बताएंगे। और सबसे पहले तो जो हमारी कॉस्ट इनकर हुई हैं, जैसे लेट्स से के प्रोजेक्ट के ऊपर जो लेबर लगा, मटेरियल लगा, जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स लगे, तो दैट इज़ 9 मिलियन। इसके बाद जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, तो एक्चुअल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारी दैट इज़ 1,250,000, और जो उसमें से हम लेस कर देंगे जो रिटर्न मिला है हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज़ 780,000। तो जो नेट बोरिंग कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज होगी दैट इज़ 470,000। और मेन एक्सपेंडिचर और बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है, दोनों को मिलाकर हमारे पास जो अमाउंट एडिशन होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दैट इज़ 9.47 मिलियन। So that is our answer. वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है साहिवाल कंस्ट्रक्शन। तो डाटा ये है कि साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज़ 3 सोर्सेज ऑफ बोरिंग। एवरेज लोन जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज लोन। तो 7 ईयर लोन है, 10 ईयर लोन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। द 7 ईयर लोन हैज़ बीन स्पेसिफिकली रेज टू फंड द बिल्डिंग ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो ये जो है जब आप कैपिटलाइजेशन रेट वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर जो है आप इसको यूज़ नहीं करते, यानी स्पेसिफिक बोरिंग को कैपिटलाइजेशन रेट के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। जनरल बोरिंग्स की को कैपिटलाइजेशन रेट में लिया जाता है। तो हम 7 ईयर लोन को नहीं लेंगे लेकिन 10 ईयर लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज़ करेंगे। साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोजेक्ट फंडेड फ्रॉम जनरल बोरिंग। तो जनरल बोरिंग से इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। जो ये लोन है ये किसी और, इसका मतलब है कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए था। जो एक्सपेंडिचर हुआ है 31 मार्च को, 31 जुलाई को और 30 अक्टूबर को। तो ईयर एंड तक हम अगर देखते हैं तो 31 मार्च से जो हैं वो 9 मंथ्स बन जाते हैं।
31 जुलाई से जो है दैट इज़ 5 मंथ्स बन जाते हैं, और 30 अक्टूबर से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है 2 मंथ्स बन जाते हैं, यानी नवंबर एंड दिसंबर। सो ये टाइम पीरियड है, एक्सपेंडिचर भी गिवन है, और रिक्वायरमेंट ये है कि कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करें और फिर एडिशंस टू जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा आंसर बनाने में होगा वो तो ये होगा कि हमने एडिशंस अगर कैलकुलेट करने भी हैं तो हमें पहले कैपिटलाइजेशन रेट रिक्वायरमेंट के लिए भी चाहिए और अपनी कैलकुलेशन के लिए भी चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हम दो जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये जिनको स्पेसिफिक के अलावा वाले इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस ले लेंगे, और इन्हीं दो की बोरिंग को हम कंसीडर करेंगे ताकि हमारे पास वेटेड एवरेज रेट आ जाए विच इज़ कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट। सो रेट हम अगर कैलकुलेट करते हैं इस बेसिस पर तो दैट इज सिंपली 12%, और इस रेट को अब हम यूज़ करेंगे इन आर कैलकुलेशन। तो 31 मार्च को जो हमारा पहला एक्सपेंडिचर हुआ तो उसकी अमाउंट है 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन पे जो इंटरेस्ट है वो 9 मंथ्स का ड्यू होगा 12% के हिसाब से, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन रेट, और 9 मंथ्स का टाइम है जैसे हमने अर्लियर कैलकुलेट किया, तो 90,000 का इंटरेस्ट भी बन जाता है। सेकेंड एक्सपेंडिचर हमारा 31 जुलाई को है विच इज़ 1.2 मिलियन, और इस 1.2 मिलियन पर 5 मंथ्स के लिए 12% के हिसाब से इंटरेस्ट भी हमें कैपिटलाइज करना है, तो दैट इज 60,000। और थर्ड एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 30 अक्टूबर को हुआ है विच इज़ ऑफ 800,000, और इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तो 12% के ऊपर 2 मंथ्स का टाइम हम यूज़ करेंगे, दैट वुड बी 16,000। तो ये हमारा सारा एक्सपेंडिचर, जो मेन एक्सपेंडिचर है वो भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, और जो उस मेन एक्सपेंडिचर के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वो भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो इनको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.166 मिलियन, 3.166 मिलियन और 31,66,000। तो ये अमाउंट जो है हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में एडिशन करनी है, दैट्स आर आंसर। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है शायान लिमिटेड। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। शायान लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री ऑन 1 जनवरी 2018 विद अ लोन ऑफ ₹50 million borrowed at an interest rate of 8% per annum. The loan was used on the factory as follows. डेट ऑफ पेमेंट और जो फिगर्स हैं वो हमें गिवन है। तो जनवरी 1 को कुछ अमाउंट पे की गई है, फिर मई 1 को की गई है और फिर अक्टूबर 1 को की गई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018, यानी ईयर के स्टार्ट से ईयर एंड तक कंटिन्यू हुई। हाउएवर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एसएल इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। तो ये एक स्पेसिफिक बोरिंग का सिनेरियो है। एक तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि जो लोन लिया गया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री के लिए स्पेसिफिकली लिया गया है, एक ही लोन है, और सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करने की बात भी हो रही है। सो रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट 31 दिसंबर 2018, यानी ईयर एंड पर कितनी अमाउंट कैपिटलाइजेशन जिसकी की जा सकती है। तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं और हमने कैलकुलेट करना है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो इनकर कितनी होगी। तो हमारा इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा 50 मिलियन का लोन और 8% का इंटरेस्ट रेट। सो दैट इज़ 4 मिलियन ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो हमारी इनकर हो गई। अब इसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट को हम लेस, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम आएगी उसको हम लेस करेंगे। अब हमारे पास 50 मिलियन का लोन था, 50 में से जब 25 निकल गए तो बाकी 25 मिलियन बच गए। ये 25 मिलियन हमारे पास जो बचे, तो उसके बाद हमारे पास 15 मिलियन लग गए इस 25 में से, तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास 10 मिलियन बच गए। और फिर ये 10 मिलियन भी हमारे जब लग गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ये जो 25 मिलियन की पोजीशन है ये हमारे पास जनवरी टू अप्रैल रही है,
यानी 4 मंथ्स के लिए। और जो मई से अक्टूबर तक की सिचुएशन है ये 5 मंथ्स के लिए रही है। तो इस पर हम अपनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 25 मिलियन हमारे पास अवेलेबल थे 3% के रेट पर 4 मंथ के लिए, तो 250,000 की हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। फिर हमारे पास 10 मिलियन अवेलेबल थे फॉर 5 मंथ्स 3% के हिसाब से, तो उस पर हमें 125,000 की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। और जो नेट अमाउंट है वो बोरिंग कॉस्ट है जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन होगी, दैट इज़ 3.625 मिलियन, और इन अदर वर्ड 36,25,000। सो दैट वाज अ स्मॉल क्वेश्चन जो हमने करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी भी नहीं थी, स्पेसिफिक बोरिंग की एक सिंपल एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है सारा लिमिटेड। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग है कि ऑन जनवरी 1, 2018 सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। बोरिंग वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। बैंक ए से 70,000 10% के हिसाब से, बैंक बी से 60,000 और बैंक सी से 50,000 लिए गए। डिफरेंट रेट्स हैं 10%, 8% एंड 12%। और उसके बाद कुछ पेमेंट्स की गई 30,000, 20,000 एंड 15,000 की। तो एज सच अगर हम देखें तो सारे पैसे जो इन तीनों लोन्स के हैं वो नहीं लगाए गए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, ये जनरल बोरिंग है। क्योंकि तकरीबन अगर हम देखें तो टोटल जो है 65,000 लग रहे हैं, जो कि इवन वन लोन से भी कम के पैसे हैं, लेकिन इन 3 लोन से फाइनेंसिंग क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट, यानी हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है और फिर उस हिसाब से एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल बोरिंग इसे ट्रीट करना चाहिए, और वर्डिंग भी यही सजेस्ट कर रही है। तो ऑन दिस बेसिस पहले जो है हम चलते हैं। सो कैपिटलाइजेशन रेट हमें कैलकुलेट करना होगा। कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हम अमाउंट ऑफ लोन को मल्टीप्लाई करके लेंगे रेट के साथ। तो फर्स्ट लोन 70,000 10% के हिसाब से इंटरेस्ट आ जाएगा, दूसरा लोन 60,000 8% के हिसाब से, और थर्ड लोन 50,000 12% के हिसाब से। और इसकी जो बेस पर हम लेंगे वो बोरिंग की वेटेड एवरेज अमाउंट लेंगे। तो हर बोरिंग जो है हमारे पास, जैसे ये 70,000, ये 60,000 और ये 50,000 को लेकर अब हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज रेट, दैट इज़ 9.89%। तो हमने जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो किए हैं 30,000, 20,000 और 15,000 के। इनके ऊपर हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी है। रेट हम लगाएंगे 9.89% फॉर एवरी एक्सपेंडिचर। और अब मंथ्स ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपने पेमेंट जनवरी 1 में की वो तो पूरे 12 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रही। जो मई 1 में की वो 8 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रही, क्योंकि मई टू दिसंबर 8 मंथ्स बनते हैं। और अक्टूबर में जो की वो 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रही, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हमें 3 फिगर्स चाहिए, अमाउंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, रेट हम कैपिटलाइजेशन का लेंगे और मंथ्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस 30,000 इंटू 9.89% इंटू होल 12 मंथ 2967। दूसरी पेमेंट जो है हमने की 20,000 की 9.89% और 8 मंथ्स के लिए, और थर्ड पेमेंट जो हम करेंगे 15,000 फॉर 3 मंथ्स के लिए। तो रेट जो है वो सब में यही यूज़ होगा जो हमने कैपिटलाइजेशन रेट, एवरेज रेट यूज़ किया है। तो जब तीनों फिगर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली वी हैव टू एग्रीगेट देम, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4656। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी कि जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट कैलकुलेट किया जाए, दैट इज़ 9.89%, और एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, दैट इज़ 4656।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है लूनी और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लूनी हैज़ रिसेंटली फिनिश्ड बिल्डिंग अ न्यू आइटम ऑफ प्लांट for its own use. The item is a press for use in the manufacture of industrial diamonds. Looney commenced construction of the asset on 1st April 2013 and completed it on 1st April 2015. So basically that is 2 years period. 1st January 2013, Looney took out a loan to finance the construction of the asset. Interest is charged on the loan at the rate of 5% per annum. तो 1 जनवरी को ही लोन ले लिया था, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल से शुरू हुई है तो हम 1 अप्रैल से ही कैपिटलाइजेशन को देखेंगे। फर्दर ये कि ये एक स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो नज़र आती है क्योंकि स्पेसिफिकली इसको कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया गया। द एनुअल इंटरेस्ट मस्ट बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली आपने पे करना है और हर क्वार्टर पर पेमेंट होती रहेगी। लूनी कैपिटलाइजेज इंटरेस्ट ऑन मैन्युफैक्चर्ड एसेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन IS-23 बोरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट excluding finance cost of manufacturing the assets were rupees 28 million. State the IS-23 rules on the capitalization of borrowing cost, calculate the cost of asset on initial recognition and explain the amount of borrowing cost capitalized. तो सबसे पहले तो हम अगर इसकी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो अमाउंट जो कैपिटलाइज होगी तो मैन्युफैक्चर पे जो कॉस्ट आपकी लग रही है दैट इज़ 28 मिलियन और उसके बाद 2 इयर्स का इंटरेस्ट अगर सिंपल वे में फ़िलहाल कैलकुलेट करते हैं, इसकी कंपाउंडिंग के इफेक्ट को इग्नोर अगर कर देते हैं तो 28 मिलियन की अमाउंट है। 5% जो है वो आपकी जो है इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है पर एनम के हिसाब से, और 2 इयर्स टोटल टाइम पीरियड लगा है जो कि हम 2013 से 2015 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि 2.8 मिलियन का या 2800,000 की जो अमाउंट है वो हमारी इनकर होगी और बेस्ड ऑन दैट हमारा जो एसेट है वो इनिशियली 30,800 पर जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एसेट की जो कॉस्ट है इनिशियल रिकग्निशन पर वो भी आ गई और जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है 2800 की वो भी कैलकुलेट हो गई। तो ये दो फिगर्स जो हमें कैलकुलेट करनी थी जब ये आ जाती हैं तो बाकी रिक्वायरमेंट ये है कि रूल्स बताने हैं कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, सो उसकी तरफ चलते हैं। तो IS-23 जो है वो अप्लाई होना चाहिए जब भी हम अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट करते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है अनलेस दे आर कैपिटलाइज इन अकॉर्डिंग विद IS-23, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बोरिंग कॉस्ट लगे जिसका ताल्लुक एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट से हो तो फिर उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और वो कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा बनेगा। यहाँ पे इवन कैन के बजाय हमारे पास मस्ट बी कैपिटलाइज्ड का आना चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है? ऐसा एसेट दैट नेसेसरी टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो ऐसे एसेट जो आप फॉरन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अब बोरिंग कॉस्ट that are directly attributable to acquisition, construction or production are taken to mean those borrowing cost जो कि ना लगती that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made। यानी अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर ना किया होता तो वो बोरिंग कॉस्ट भी ना लगती। ये वो बोरिंग कॉस्ट हैं जो उसके साथ रेलिवेंट हैं जिनको हमने कैपिटलाइज करना है। When an enterprise or entity borrows specifically for the purpose of funding an asset, जिस तरह से इस क्वेश्चन में है, the identification of the borrowing cost presents no problem as the amount capitalized is the actual borrowing cost। लेकिन उसको नेट करना है कोई भी इनकम जो आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पर अर्न की हो। इस सिनेरियो के अंदर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन थी तो थ्योरेटिकल लिखने के बाद हम अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पर कवर की थी। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा और ये क्वेश्चन इस का आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वर्डिंग है कि ऑन 1 जनवरी 2006 गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोरोड रुपीज 15 मिलियन टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ 2 एसेट्स बोथ ऑफ विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक अ ईयर टू बिल्ड। Work started during 2006. The loan facility was drawn down and incurred on 1st January 2006 and was utilized as follows with the remaining funds invested temporarily.
तो दो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए जो लोन यूज़ किया गया, एसेट ए की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को उस पर एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, और एसेट बी की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। अब अगर एसेट ए के ऊपर देखें तो जो टोटल फंड्स लगाए गए हैं वो 5 मिलियन के हैं, और एसेट बी पर टोटल फंड्स जो हैं लगाए गए हैं वो 10 मिलियन के हैं। दैट कवर्स अप दिस होल 15 मिलियन। द लोन रेट वाज 9%, तो जो हम 15 मिलियन के ऊपर रेट दे रहे हैं वो 9% है, और जीएल कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड एट 7%। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द एसेट्स एंड कंसिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एज एट 31 दिसंबर 2006। तो ईयर एंड के ऊपर हमारे एसेट की कॉस्ट क्या होगी वो भी हमने साथ के साथ बतानी है। तो एसेट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगा है वो भी बताएंगे, और फिर बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई वो भी बताएंगे, और फिर दोनों का जो सम होगा, टोटल होगा, वो भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आंसर के अंदर हम एसेट ए और एसेट बी दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और रुपीज़ में क्योंकि कैलकुलेशन है। तो एक्सपेंडिचर एसेट ए का जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो 5 मिलियन है, ये 5 मिलियन हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, और एसेट बी का टोटल एक्सपेंडिचर 10 मिलियन है। इसके बाद जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, तो 5 मिलियन के ऊपर 9% का रेट हम लगाएंगे, और पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है क्योंकि जनवरी में काम शुरू हुआ और दिसंबर में जाकर कंप्लीट हुआ। सो 5 मिलियन इंटू 9% फॉर होल ईयर 12/12 फॉर 50,000, और दूसरे एसेट के ऊपर इसी तरह 10 मिलियन की बेस पर जो हमारी कैलकुलेशन होगी, तो ये 5 मिलियन की बेस पर कैलकुलेशन है और ये 10 मिलियन की बेस पर कैलकुलेशन, सेम 9% एंड 12 मंथ 900,000 की अमाउंट हमारी बोरिंग कॉस्ट की इनकर्ड हो गई। अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी में इसमें 2.5 मिलियन लगे, और बाकी 2.5 मिलियन जो है वो जुलाई में लगे, तो ये टेम्परेरी इन्वेस्ट हुए थे। तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 2.5 मिलियन की, इसके लिए रेट 7% हमें यूज़ करना है, और जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। इसी तरह जो दूसरा एसेट है उसमें टोटल 10 मिलियन में से 5 मिलियन तो पूरे साल ही हमारे लगे रहे, 5 मिलियन हमें जुलाई में लगाने पड़े, इसका मतलब है वो जनवरी से जून तक हमारे पास अवेलेबल थे। तो इसमें से 5 मिलियन जो बच गए उनके ऊपर 7% और 6 मंथ का हम इंटरेस्ट लेंगे, 175,000 आएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि अब बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज कितनी करनी है। तो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी दैट इज 362,500 ऑन एसेट ए, एंड सिमिलरली ऑन एसेट बी द अमाउंट वुड बी 725,000। अब क्योंकि हमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज पता चल गई है तो सिंपली एक्सपेंडिचर और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज को सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 5,362,500 एंड 10,725,500। ये फिगर्स हम जो है अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर दो क्वालिफाइंग एसेट, एसेट ए और बी थे, और दोनों की एक साथ हमने कैलकुलेशन करनी थी, सिर्फ अमाउंट्स का फर्क था, बाकी कैलकुलेशन सिमिलर नेचर की थी, इसलिए एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।